Good evening everyone. My name is Ravi Dagar and it's been 8 years. ऑलमोस्ट 8 साल मेरे को कंप्लीट हो गए इंग्लिश पढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में डाला है. नाउ लास्ट की जो 2 क्लासेस थी उनमें हमने जो कवर किया है वो हमने टेंस का बेसिक देखा है, और जो सेकंड क्लास है उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे, जिनमें ये समझाया गया था कि टेंस इतना इम्पॉर्टेंट एक्चुअल में क्यों है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब हम पर्टिकुलर टेंस स्टार्ट करने वाले हैं. हर एक टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, वो किस किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं. ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखने वाले हैं, ऐसे ही प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे और फ्यूचर में भी जाने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट टू इट. सीधा सीधा आते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है और वो कैसे यूज़ किया जाता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पहले ही पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं पढ़ा है, लेकिन आज जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ने वाले हैं वो ता है, ती है, ते है से नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है. अगर आप ता है, ती है, राम जाता है, राम गोज़, राम खाना खाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस आपकी जो स्पीकिंग है उसे ज़रूर इम्प्रूव करते हैं. लेकिन हम यहाँ पे जो प्राइमरी फोकस है, जो हमारा गोल है, वो स्पीकिंग नहीं है. हमारा गोल है कि हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट इंडेफिनिट एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक्चुअल में किसकी कितनी वेटेज होने वाली है. सो टेंस को हम इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाले हैं, हिंदी से ट्रांसलेशन नहीं देखने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट कि एक्चुअल में प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पढ़ा जाता है, किस किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं और उन्हें कैसे देखा जाता है. सो सेंटेंसेस जो होते हैं किसी भी टेंस में, क्या होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए जो हर एक टेंस में डिफरेंट होने वाला है. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो स्ट्रक्चर होगा उसमें कुछ चीज़ें ज़रूर बदलने वाली हैं. अब वो चीज़ें क्या बदली जाएंगी? वो चीज़ें बदली जाएंगी, हेल्पिंग वर्ब बदली जाती है या मेन वर्ब बदली जाती है. तो एक सबसे सिंपल वाला स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं कि इंग्लिश में जो कम से कम स्ट्रक्चर होता है, जो चीज़ें हमें देखनी होती हैं किसी भी सेंटेंस में, वो जनरली ये होती हैं. सेंटेंस, तो सेंटेंस में किसी में भी स्टार्ट होता है प्राइमरीली सब्जेक्ट से, देन यू हैव वर्ब एंड देन यू हैव अदर वर्ड्स. अब ये अदर वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? ये अदर वर्ड कुछ भी हो सकता है. ये अदर वर्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये अदर वर्ड एडवर्ब हो सकता है, ये अदर वर्ड कोई फ्रेज हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ सब्जेक्ट, देन वी नीड अ वर्ब. अब अगर हम इस वर्ब को समझें तो क्योंकि हम टेंस पढ़ रहे हैं तो ये वर्ब फिर 2 टाइप की होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है एंड मेन वर्ब होती है. तो ये प्राइमरीली किसी भी सिंपल स्ट्रक्चर का, किसी भी सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट हमें चाहिए, वर्ब हमें चाहिए और अदर वर्ड हमें चाहिए. अब जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है, क्या होता है, वो समझ लो. सब्जेक्ट प्राइमरीली कोई भी नाउन या प्रोनाउन होता है, और ये जनरली डूअर ऑफ द एक्शन होता है. मतलब किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो कोई नाउन या प्रोनाउन होता है. कोई भी नाउन मतलब किसी का भी नाम, आपका नाम, मेरा नाम, राम, हरि, मोहन, सोहन. इट कैन बी एनी पर्सन, इट कैन बी प्राइम मिनिस्टर, इट कैन बी चीफ मिनिस्टर, इट कैन बी एनीवन. तो कोई भी नाउन जब किसी एक्शन को परफॉर्म करता है, किसी काम को पूरा करता है, तो सब्जेक्ट कहलाता है. ऐसे ही अगर हम उस नाउन की जगह कोई प्रोनाउन लिखना चाहें, जैसे ही लिखना चाहें या फिर शी लिखना चाहें या फिर दे या आई या वी, जो भी हम लिखना चाहें वो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता है और वो इस एक्शन को परफॉर्म करता है. जैसे अगर कोई आपसे कहे कि माई फ्रेंड प्लेज वेल, माई फ्रेंड प्लेज वेल, तो यहाँ पे हमने नाउन यूज किया है फ्रेंड और एक्शन है प्ले. तो प्ले का एक्शन जो कर रहा है वो एक्चुअल में सब्जेक्ट होता है. सो माई फ्रेंड प्ले के एक्शन को कर रहा है, और वेल जो है वो अदर वर्ड है जो कि एक एडवर्ब होता है. सो
वर्ब एक्शन को करने वाला, लेकिन अब ये वर्ब दो टाइप की होती है, या तो वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। अब जब हम अलग अलग टेंस पढ़ते हैं तो अलग अलग टेंस और टाइम में ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होती रहती है, क्योंकि टेंस में ना तो सब्जेक्ट चेंज होने वाला है और ना ही अदर वर्ड चेंज होने वाले हैं। सो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट रहने वाला है, तो ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होगी, तभी टाइम और टेंस चेंज होने वाला है। सो फिलहाल के लिए हमारा जो फोकस है वो इस सेक्शन पे रहने वाला है कि जो वर्ब है वो कैसे कैसे किस किस टेंस में चेंज होती है। एंड स्पेसिफिकली आज की क्लास में वी आर गोइंग टू कवर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे लिखी जाती हैं, देन क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो की जाती हैं, हम किस किस सिचुएशंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से शो करते हैं। सो नाउन और प्रोनाउन, नाउन मतलब किसी का नाम, प्रोनाउन मतलब आई, वी, ही, शी, इट, यू, दे, एवरीवन, जितने भी होते हैं, डूअर ऑफ द एक्शन होता है। देन यू हैव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, एंड देन यू हैव अदर वर्ड्स। इस अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है और फ्रेज भी देखा जा सकता है। अब फ्रेज क्या है, विल डिस्कस दैट लेटर कि फ्रेज क्या स्ट्रक्चर होता है, बट फिलहाल के लिए ये समझो कि अदर वर्ड में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल सेंटेंस। अब इसी सेंटेंस को चार तरीके से लिखा जा सकता है। चार तरीके से का मतलब ये होगा कि इसको या तो आप पॉजिटिव कहोगे या नेगेटिव कहोगे। इस सेंटेंस को या तो पॉजिटिव कहा जाएगा या फिर नेगेटिव कहा जाएगा, और इस टाइप के सेंटेंसेस को नाम दिया जाता है अफर्मेटिव। देन यू हैव इंटेरोगेटिव। ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो इंटेरोगेशन करते हैं, उनको इंटेरोगेटिव कहा जाता है। देन इंटेरोगेटिव के बाद जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। जैसे He is my friend। इसी को अगर मैं नेगेटिव बनाऊं तो he is not my friend। Then you have interrogative, is he my friend। Then you have interrogative plus negative, is he not माई फ्रेंड। तो प्राइमरीली ये चार टाइप के सेंटेंस होते हैं। हालांकि इसके अलावा भी सेंटेंस देखे जाते हैं जिनमें WH वर्ड देखे जाते हैं, जहाँ पे हम व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, विच, वेयर इनसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पे हम व्हाट से स्टार्ट कर रहे हैं, या वेयर आर यू गोइंग, ये भी इंटेरोगेटिव हैं लेकिन वो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। एंड व्हाई डिड यू नॉट इन्वाइट हिम, तो WH फैमिली वर्ड के साथ फिर नेगेटिव होते हैं। सो ऐसे कुल मिला के 6 टाइप के सेंटेंस बनते हैं, जिनमें पॉजिटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव कह सकते हैं, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH फैमिली वर्ड के साथ क्वेश्चन, एंड WH फैमिली वर्ड के साथ क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। सो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। हम हर एक टाइप के स्ट्रक्चर को हर एक टेंस में पढ़ते हैं। जैसे कोई आपसे ये कहे he plays well, तो he plays well में हमने सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब लिखी है, और यहाँ पे जो लिखा गया है ये अदर वर्ड जो कि एक एडवर्ब है। इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव भी बना सकते हो, इंटेरोगेटिव भी बना सकते हो, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बनाया जा सकता है, और इसको हर एक टेंस में बनाया जा सकता है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि he plays well जो है, अगर इसका टाइम और टेंस पहचानोगे तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। तो अब इस सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव में बनाओगे तो ही डज नॉट प्ले वेल, डज ही प्ले वेल, डज ही नॉट प्ले वेल, तो हर टाइप का सेंटेंस बन जाएगा। और सिर्फ टाइम प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में भी ऐसा हो सकता है। आप चाहो तो इस प्ले को प्लेड कर सकते हो कि ही प्लेड वेल, ही डिड नॉट प्ले वेल, डिड ही प्ले वेल, और फिर इन्हीं को WH फैमिली वर्ड के साथ भी बनाया जा सकता है। सो हर एक सेंटेंस को आप हर एक टेंस में बना सकते हो, लेकिन आज स्पेसिफिकली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ही फोकस करने वाले हैं कि किस किस सिचुएशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया जा सकता है।
Let's get to that. So, tense like I said, और आज हम कवर करने वाले हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट एक्चुअल में किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख सकते हैं। तो कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि हम अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा गया है, अब उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में या प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों नहीं लिख रहे हो। तो क्या क्या चीज़ें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, रेगुलर एक्शंस, हैबिट्स। फ्रीक्वेंसी, अगर आप फ्रीक्वेंसी वर्ड को देखोगे, फ्रीक्वेंसी वर्ड, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी एक्शन कितना फ्रीक्वेंट है। फ्रीक्वेंट का मतलब किसी भी एक्शन को कितना जल्दी, कितने दिनों में, कितने घंटों में, कितने हफ्तों में, कितने महीनों में परफॉर्म किया जाता है, मतलब उसका रेपिटेशन कितना होता है, वो एक्शन रिपीट होता है या नहीं होता है। सो जैसे अगर कोई कहे कि मैं हर रोज़ मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, तो आपने वर्ड यूज़ किया एवरी डे, हर रोज़ आता हूँ, तो ये हमारी हैबिट हो गई है या रेगुलर एक्शन हो गया, ये फ्रीक्वेंसी है। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है रोज़ जाने की, वो फ्रीक्वेंसी हाई है। अब ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा पर्सन हो जो रोज़ नहीं जाता हो, वो कहता है कि मैं सिर्फ संडे को जाता हूँ, मतलब हफ्ते में एक बार जा रहे हैं, तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं, एवरी डे के कंपैरिजन में उसकी फ्रीक्वेंसी लो है। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो फ्रीक्वेंसी को शो करता है, मतलब हैबिट को, रेगुलर एक्शन को, फ्रीक्वेंसी मतलब कितना जल्दी या कितनी स्लोली कोई काम हो रहा है, मतलब कितने दिनों में हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है या फिर कभी कभार हो रहा है, वो सारे के सारे वर्ड फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड किए जाते हैं। सो फ्रीक्वेंसी, एक्शन का रिपीट होना। कोई रेगुलर एक्शन है, रेगुलर एक्शन जैसे ऐसे एक्शन जो रोज़ होते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, हैपन्स एवरी डे, वी ब्रीथ, हैपन्स एवरी डे। ऐसे जितने भी एक्शन हैं जो डेफिनेटली हमें पता है कि रेगुलर बेसिस के एक्शन हैं, जो हर रोज़ होते हैं या फिर हफ्ते में एक बार होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली हाई या लो हो सकती है, उनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो अब अगर कहूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो डेफिनेटली वो एक मेरा रेगुलर एक्शन हो गया है। पढ़ाना जो है वो मेरे लिए रेगुलर एक्शन है। या फिर आप इतना भी कह सकते हो कि ये जो एक्शन है ये फैक्ट है प्रेजेंट का जो मैंने अपने बारे में मेंशन किया है। देन यू हैव हैबिट्स, आदत, लोगों की आदत होती है काम करने की, तो आदतों को जब शो करना होता है तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया जाता है। एक्शन का रिपीट होना शो किया जाता है तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया जाता है। देन यू हैव यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट्स एंड प्रोवर्ब्स। यूनिवर्सल ट्रूथ में, फैक्ट और प्रोवर्ब्स में डिफरेंस क्या है वो आप समझना। यूनिवर्सल ट्रूथ जो हर किसी को पता है, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो दुनिया में हर किसी को पता है, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जिसको हम चाह के भी बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी वजह से वो नहीं हो रहा है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ सिंपल, जैसे कोई कहे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है, किसके रिवॉल्व करती है? सन के। दैट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसी चीज़ें जो कभी भी गलत साबित नहीं होंगी, जो कभी झूठ नहीं होंगी, जो हमेशा सच रहती हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो कहाँ से निकलता है? ईस्ट से, एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जिसको हम अपनी तरफ से डिसाइड नहीं कर पाते हैं, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं और जो पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी हैं और कल भी ऐसी ही रहने वाली हैं। जब तक अर्थ है, जब तक सन है, तो राइजेज इन द ईस्ट ही होगा और सेट्स इन द वेस्ट ही होने वाला है। सो ऐसे टर्म, ऐसे वर्ड या ऐसे मीनिंग जहां हम किसी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर को शो करना चाह रहे हैं, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ के बाद फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब है, देखो फैक्ट जो होते हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं वो पास्ट में नहीं जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि द सन रोज इन द ईस्ट, क्योंकि द सन रोज इन द ईस्ट का मतलब होगा कि ऐसा हुआ। तो आप कहीं ना कहीं ये कंक्लूजन निकालना चाह रहे हो कि ऐसा हुआ एक बार पास्ट में और शायद अब ऐसा नहीं होता है। तो जो सेंटेंस होगा वो ग्रामर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो सही होगा, द सन रोज इन द ईस्ट, लेकिन वो मीनिंग के हिसाब से बेतुका हो जाएगा, क्योंकि पास्ट का मतलब सिंपल इतना होता है कि वो एक्शन एक बार हुआ और उसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये सेंस के अकॉर्डिंग गलत होगा, ना कि ग्रामर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो वो सेंस वाला जो मीनिंग है वो हमें इन चीज़ों से समझने को मिलता है।
इसके कंपैरिजन में जो फैक्ट होते हैं, फैक्ट ऐसी चीजें होती हैं जो सच तो होते हैं, लेकिन वो फैक्ट हो सकता है पर्सन बेस हो, वो फैक्ट हो सकता है किसी प्लेस पे बेस हो। जैसे आज के टाइम पे अगर आप कहना चाहो कि नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप इजी लिखोगे, वॉज नहीं लिख सकते हो। लेकिन अगर आप किसी पहले वाले प्राइम मिनिस्टर की बात करो तो आप उसके लिए अब इज नहीं कह सकते हो, अब उनके लिए आपको यूज जो करना पड़ेगा तो आप कहना पड़ेगा कि ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो फैक्ट ऐसी चीजें होती है जो टाइम के साथ चेंज हो जाती हैं। तो ऐसी चीजें जो टाइम के बदलने से बदलेंगी नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, और ऐसी चीजें जो टाइम के हिसाब से चेंज हो जाती हैं, वो कुछ टाइम तक ही रहती हैं, वो हमेशा के लिए नहीं रहती हैं, उनको कहा जाता है फैक्ट्स। तो फैक्ट्स जो प्रेजेंट के होते हैं, फैक्ट्स ऑफ प्रेजेंट, रिमेंबर प्रेजेंट के जो फैक्ट होंगे वो प्रेजेंट में लिखे जाएंगे और पास्ट के जो फैक्ट होंगे वो पास्ट में ही लिखे जाएंगे। सो ऐसे जितने भी फैक्ट हैं जो सही तो हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बिल्कुल सही तो है, और लेकिन क्या ये ऐसा होने वाला है, क्या ये 10 साल तक रहने वाले हैं या 20 साल तक रहने वाले हैं, वी डोंट नो दैट। तो आप इसको यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कह सकते हो। प्रोवर्ब्स, कुछ लोग सोचते हैं कि सेंटेंस कहा कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया और कहते हैं ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको पता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, दिस इज अ फैक्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ऐसा है जो कभी बदले ही ना, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दिल्ली कैपिटल चेंज हो जाए क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है। तो ऐसे फैसले जो हमारे ऊपर होते हैं जिनको हम बदल सकते हैं वो फैक्ट में इंक्लूड किए जाते हैं क्योंकि वो टाइम बेस होते हैं, लेकिन ऐसे जिनको हम अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते हैं उनको यूनिवर्सल ट्रूथ में रखा जाता है। प्रोवर्ब्स कहावत और मुहावरे होते हैं हिंदी में, जितने भी कहावत और मुहावरे होते हैं उनको भी प्रेजेंट में ही लिखा जाता है क्योंकि वो पास्ट में भी ऐसे ही बोले जाते थे, आज भी ऐसे बोले जाते हैं और कल भी ऐसे बोले जाने वाले हैं। जैसे कोई आपसे कहे कि मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, MICKLE, मिकल। तो ये इडियम है, काफ़ी बार एग्जाम में आई है। तो मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल का सीधा सीधा मतलब होता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। घड़ा भरता है या सागर भरता है, देख लेना हिंदी में जो होता है, बट यू गेट द पॉइंट कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है या बूंद बूंद से सागर भरता है। जिसको भरना है घड़ा या सागर भर लेना। वैसे एक और होती है, पाप का घड़ा भरता है, पाप का सागर नहीं, पाप का तो घड़ा ही भरता है, पाप का सागर तो नहीं भरता है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप पाप कम करोगे तो शायद घड़ा भरेगा, लेकिन बूंद बूंद से सागर भरता है तो मतलब अच्छा ही करते रहो। छोड़ो, ज्ञान की बातें नहीं होने वाली हैं यहाँ पे। मेरा कहने का मतलब है कि जितनी भी इडियम्स प्रोवर्ब्स होती हैं जो टाइम बेस होती है, मतलब जो पास्ट में भी ऐसे होती थी, आज भी ऐसे होती हैं, कल भी ऐसे होती रहेंगी। हमारे बड़ों ने हमें ये कहा था कि मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, सेव करो पैसे, खर्च मत करो ज़्यादा, उड़ाओ मत, अय्याशी मत करो। लेकिन क्या ये फ्यूचर में चेंज हो जाएगा? क्या फ्यूचर में आप अपने बच्चों को या मैं अपने बच्चों को ये कह पाऊंगा कि नहीं, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल होता था पास्ट में, आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। सो दैट इज सेंसलेस। सो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, एवरी डॉग हैज़ हिज डे, हिंदी तो समझ ही गए होगे, हर कुत्ते का दिन आता है। तो अब हर कुत्ते का दिन आता है ये पहले भी कहा जाता था और इसका जो मीनिंग पहले था वही मीनिंग आज और वही मीनिंग फ्यूचर में होने वाला है। सो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो टाइम पे बेस नहीं हैं उनको, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स को भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखोगे। जैसे ओनली द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस, ओनली द वियरर, वियरर मतलब जो पहनता है। सो ओनली द वियरर, वन हु वियर्स, नोज वेयर द शू पिंचेस। अब इसकी हिंदी निकालोगे तो क्या होती है? इसकी हिंदी होती है कि जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता लगता है। मतलब अगर इसको मैं एग्जैक्ट हिंदी में लेके आऊँ, जैसे हिंदी में लिखा होता है, ट्रांसलेटेड वर्जन ना कहूँ तो इसकी ये होता है, जो तन लागे सो तन जाने, जो तन लागे सो तन जाने। ये सो और तन दोनों अलग अलग वर्ड हैं, सो तन एक वर्ड नहीं है। हाँ, तो जो तन लागे, तन मतलब बॉडी, सो तन मतलब वही तन वही बॉडी जाने। सो जो तन लागे सो तन जाने।
किसकी सौतन जाने, वी डोंट नो दैट, जोक्स अपार्ट। खैर आगे बढ़ते हैं। सो इनको प्रेजेंट में लिखा जाता है। देन यू हैव समथिंग दैट इज ट्रू इन प्रेजेंट, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रेजेंट में ट्रू है, आज के टाइम पे वो ट्रू है, वो फैक्ट नहीं है लेकिन वो ट्रू है आज के टाइम पे, वो आज के टाइम पे सच है। जैसे मैं कहूँ आई एम अ टीचर। अब नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर इज अ फैक्ट, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही है, ये हम पोस्ट या डेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं, हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, तो हम किसी ऐसी की बात नहीं कर रहे हैं कि ये तो सिर्फ मुझे ही पता है। ये भी आप कह सकते हो और किसी को पता है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, फैक्ट है। लेकिन मैं अपने बारे में कहूँ कि आई एम अ टीचर, तो आई एम अ टीचर मुझे पता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो लिमिटेड ऑडियंस है जो इस वीडियो को देख रहे हैं थ्रू एग्जाम एलान और चैनल, सिर्फ उनको ही पता है कि आई एम ए टीचर, बाकी तो सबको नहीं पता है। तो ऐसी चीज़ें जो ट्रू है प्रेजेंट में, उनको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते हो। आई एम ए टीचर, आई टीच इंग्लिश, दैट इज़ ट्रू एज वेल। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें होती हैं जो फैक्ट में इंक्लूड नहीं की जा सकती, यूनिवर्सल ट्रूथ में इंक्लूड नहीं की जा सकती, लेकिन वो आज के टाइम पे सच हैं, तो उन चीज़ों को भी आप प्रेजेंट में लिख सकते हो। इसके बाद फिक्स्ड एक्शंस ऑफ फ्यूचर। फिक्स्ड एक्शंस ऑफ फ्यूचर का मतलब है ऐसे जितने भी एक्शन जो फ्यूचर में फिक्स हो चुके हैं, जिनको फ्यूचर में फिक्स किया जा चुका है। जैसे कोई आपसे कहे कि if someone says our prime minister has a meeting with his cabinet ministers next week. नेक्स्ट वीक। तो अगर आप यहाँ पे टाइम देखोगे तो यू वुड रियलाइज कि यहाँ पे जो टाइम लिखा गया है वो टाइम नेक्स्ट वीक लिखा गया है, और नेक्स्ट वीक लिखा गया है तो इसका सीधा सीधा मतलब तो यही हुआ कि अब तक हुआ नहीं है, होने वाला है। अब अगर ये होने वाला है तो डेफिनेटली ये फ्यूचर होना चाहिए, डेफिनेटली फ्यूचर ही होना चाहिए। नेक्स्ट वीक का मतलब आया ही नहीं, आने वाला है। लेकिन टेंस देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा है प्राइम मिनिस्टर हैज़ अ मीटिंग विद हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स नेक्स्ट वीक। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग है ये फिक्स हो चुकी है कि ऐसा होने वाला है। ऐसे ही अगर कोई कहे कि फ्यूचर के जो एक्शन है वो परमानेंट है या फिक्स हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप उनको फिक्स बनाओ, लेकिन अगर आपको ये कहना है कि नहीं वो फिक्स हैं, उनको पोस्टपोन नहीं किया जाएगा, उनको अवॉइड नहीं किया जाएगा, तो उस टाइम के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख सकते हो। अब वो कैसा होता है, ऐसे एक्शन जो ऑफिशियली फिक्स हैं। ऑफिशियली फिक्स का मतलब ऐसा नहीं है कि ये मेरे मूड की बात है, मेरा मन कर गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अगर आपको ये कहना है कि मेरे मूड की बात है, अगर मन होगा तो फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लिखोगे। लेकिन अगर आपको ये कहना है कि ये डेफिनेट है और ऐसा पक्का होने वाला है, इसको अवॉइड नहीं किया जाएगा, तो फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करो। तो यहाँ पे ये हैज़ लिखना या विल हैव लिखना ही ये डिसाइड करेगा कि आपका जो मीनिंग है वो एक्चुअल में क्या कन्वे कर रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये फिक्स है या फिर ये फिक्स नहीं है। जैसे कोई कहे द ट्रेन leaves the station at 3 p.m. The train leaves the station at 3 p.m. अब leaves लिखा है, डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म कौन सा टेंस बनाती है। तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके क्लिक करना और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म कौन सा टेंस बनाती है वो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। सो द ट्रेन लीव्स द स्टेशन
at 3 PM. ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 3 PM. तो अब ये सोच के देखो कि जब ये सेंटेंस कहा गया होगा, क्या उस टाइम पे 3 बजे हुए होंगे या 3 नहीं बजे हुए होंगे? तो डेफिनेटली मीनिंग से आप कंक्लूड तो कर पाओगे कि 3 बजे गाड़ी निकलेगी. गाड़ी निकलेगी, रिमेंबर फ्यूचर की बात कर रहा है, लेकिन गाड़ी का जो निकलना है वो ऑफिशियली फिक्स है, वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है. ऐसा तो आप करोगे नहीं कि मेरी ट्रेन है 3 बजे की और मैं घर से 4 बजे निकल रहा हूँ या 5 बजे निकल रहा हूँ. दैट डजंट मेक एनी सेंस. ऐसा तो होगा नहीं. तो ऐसे जितने भी एक्शन जो आपको पता है कि वो फिक्स हैं, अब वो ट्रेन डिले हो जाए बाद में, जैसे होती रहती है इंडिया में, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. लेकिन जब आप उसको कहना चाहोगे कि मैंने अपनी गाड़ी की जो ट्रेन की जो टिकट बुक की है वो 3 बजे की, तो फिर आपको 3 बजे के हिसाब से ही सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ेंगी. तो ऐसे जितने भी एक्शन हैं जो फ्यूचर में फिक्स हैं, आपको पता है इसी टाइम पे होने वाले हैं, उन एक्शंस के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना है. जैसे रामायण चल रहा है काफ़ी चैनल्स वगैरह पे, कुछ पे ख़त्म भी हुआ है, लेकिन कुछ फिर उसको रीस्टार्ट भी कर रहे हैं अलग अलग चैनल्स पे. तो उन चैनल का जो टाइमिंग है, कोई आपसे ये पूछे कि रामायण या महाभारत स्टार प्लस पे या किसी भी चैनल पे कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसको क्या कहोगे अगर आपको टाइम पता है तो? अगर रामायण महाभारत देखते हो तो कह रहे कि जो रामायण है या महाभारत है वो एक चैनल पे 7 बजे शुरू होता है, एक चैनल पे 8 बजे शुरू होता है. तो जब आप उसका टाइम मेंशन करोगे कि द रामायणा स्टार्ट्स एट 8 और द महाभारता स्टार्ट्स एट 8 ऑन द पर्टिकुलर चैनल, तो वो हुआ नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो डेफिनेटली होने वाला है, वो फिक्स एक्शन है जो डेफिनेटली होगा. तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर सकते हो. या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक्शन रोज होता है, रोज आता है रामायण महाभारत उस चैनल पे, तो उस हिसाब से भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जाने वाला है. अब आप ये कहो कि नहीं, मुझे यहाँ पे ये कहना है कि नहीं गुरुजी हमने तो पढ़ा है गाड़ी तो लेट हो जाएगी, परमानेंट तो है ही नहीं. तो भाई मेरे, गाड़ी लेट हो जाएगी ना अगर परमानेंट नहीं है, तो फिर आप लीव्स नहीं लिखोगे. अगर आपको यही कहना है कि मैं पता है कि गाड़ी लेट हो जाएगी और ये फिक्स नहीं है, तो फिर आप इसके स्ट्रक्चर में चाहो तो चेंज कर सकते हो और आप यहाँ पे लिख सकते हो द ट्रेन विल लीव. द ट्रेन विल लीव. अब ये विल लीव यहाँ पे लिखना अनग्रामेटिकल नहीं है, कीप दैट इन माइंड. ग्रामर के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये चीज़ें गलत नहीं हैं, ये बिल्कुल सही है. लेकिन जो आप इम्प्लाई करना चाहते हो वो ये है कि हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी, वैसे तो ये डेफिनेट है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि गाड़ी लेट हो जाए. तो ये हम लीव्स या विल लीव ग्रामर के स्ट्रक्चर के हिसाब से गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मीनिंग है वो डेफिनेटली चेंज हो रहा है. ये कहीं ना कहीं फ्यूचर को रेफर कर रहा है और फ्यूचर अनसर्टेन ही होता है, पक्का तो होता ही नहीं है कि ऐसा होगा. तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रोबेबिलिटी का मीनिंग ज़्यादा कन्वे होता है और यहाँ पे एक्शन के डेफिनेट होने को कन्वे किया गया है. तो आप लिख कोई भी सकते हो. अब एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर ये करता है कि इस पार्ट को अंडरलाइन करेगा और आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन होने वाले हैं और वो कहेगा कि आप इन दोनों में से मान लेते हैं सी और डी, 2 ऑप्शन और हैं, ए बी सी एंड डी. और आपको पता है कि सी और डी जो ऑप्शन है उनका स्ट्रक्चर ही गलत है. फॉर द सेक ऑफ इट कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो एग्जामिनर कहेगा कि इनमें से जो बेस्ट सूटेड ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू ग्रामर एंड सेंस वो सिलेक्ट करो. तो फिर यहाँ जो एग्जामिनर आंसर सिलेक्ट करने वाला है वो ये सिलेक्ट करने वाला है, द ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 3 PM. अब विल लीव अनग्रामेटिकल नहीं है, लेकिन सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये होगा कि आप ये कहो द ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 3 PM. ये सेंस डेवलप करनी है. इंग्लिश में कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होती हैं जो हमेशा फिक्स ही रहती हैं. ग्रामर की कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि ग्रामर की कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसी होती हैं जो हमेशा फिक्स ही रहती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता है और वहाँ पे या तो चीज़ें सीधी सीधी गलत होती हैं या फिर सही होती हैं. लेकिन ज़्यादातर कुछ ही चीज़ें होती हैं जो फिक्स होती हैं. ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं ग्रामर में या इंग्लिश में, वो सेंटेंस का मीनिंग भी डिसाइड करता है. तो आपको सेंटेंस का मीनिंग समझे बिना किसी सेंटेंस को सही या गलत कर रहे हो तो फिर वो कहीं ना कहीं तुक्का मारने जैसा काम है कि आप 100% श्योर नहीं हो सकते हो. तो ये उनमें से एक है.
कि यहाँ कम अप्रोप्रिएट कौन सा है या फिर ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है, क्योंकि अनग्रामेटिकल तो कोई भी नहीं है इनमें से, लेकिन मीनिंग के हिसाब से बेस्ट सूटेड कौन सा होगा, तो आपका आंसर होगा द ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 3 PM। अब इसको कहो कि नहीं से पास्ट में लिखो और यहाँ पे लेफ्ट लिखा होता, तो कोई कहे कि यहाँ पे लेफ्ट लिखा होता कि द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन एट 3 PM, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है, ये भी बिल्कुल सही होने वाला है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना डिफरेंस समझा रहा हूँ कि फ्यूचर के फिक्स एक्शंस के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर सकते हो और वो गलत नहीं होगा, क्योंकि द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन एट 3 PM का सीधा सीधा मतलब होगा ये पास्ट में हुआ कि गाड़ी 3 बजे निकल गई, लेकिन ये जो एक्शन है ये अब तक हुआ नहीं है, और क्योंकि मैं पता है कि गाड़ी निकल गई तो पास्ट है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। लेकिन इन दोनों में जो सेंस है वो यही है कि ये डेफिनेट है, आपको हुआ नहीं है लेकिन आपको पक्का पता है कि ऐसा होगा, दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसीलिए तो बहुत बार न्यूज़पेपर की हेडलाइंस वगैरह जो होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ की जाती हैं। कुछ काम नहीं हुआ होता है लेकिन फिर भी वो हेडलाइंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो उसको ये कन्वे करना चाह रहे हैं, उस लाइन के हिसाब से कन्वे करना चाह रहे हैं कि जो ये कहा गया है वो डेफिनेटली होने वाला है, वो फ्यूचर में फिक्स है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया जा सकता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में और भी चीज़ें हैं जो भी हम कवर करने वाले हैं, ऐसे ही फिर अलग अलग टेंस है, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो आपका ध्यान यहीं पे रहना चाहिए। ये ऑप्शन अनग्रामेटिकल नहीं लेकिन मीनिंग के हिसाब से दिस इज द बेस्ट वन। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, पोस्ट योर क्वेश्चन इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बी रेस्ट अश्योर्ड। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। एंड इन सम टाइम यू विल हैव नोट्स एज वेल। ये जो मैं लिख रहा हूँ आपको PDF भी मिल जाने वाला है। अभी वी आर वर्किंग ऑन आवर एप्लीकेशन, हमारी जो एग्ज़ाम एलान की एप्लीकेशन है उस पर काम चल रहा है। हालांकि हमने ग्रुप ऑलरेडी बनाया हुआ है एग्ज़ाम एलान के नाम से, जो टेलीग्राम पे है, तो टेलीग्राम पे आप सर्च करना है एग्ज़ाम एलान और हमारी पूरी की पूरी टीम वहाँ पे है। आप उसमें ऑलरेडी 800+ स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें जाके आप अपने आप को ऐड कर सकते हो, ग्रुप में ऐड कर लो और वहाँ पे PDF वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएंगे, सिर्फ इंग्लिश के ही नहीं, हर चीज़ के भी। विल स्टार्ट डूइंग दैट, और कल से या नेक्स्ट क्लास 1-2 क्लासेस में हम CPO के लिए जो हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करवाने वाले हैं ऑनलाइन। तो एज फार एज दी एप्लीकेशन इज कंसर्न्ड, एप्लीकेशन का काम अभी चल ही रहा है, अभी थोड़ा टाइम और लगने वाला है। वेबसाइट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद एप्लीकेशन होगी। तो जैसे ही हमारी एप्लीकेशन एग्ज़ाम एलान आएगी, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाओगे एंड आप वहाँ से सारा का सारा मटेरियल यू कैन डाउनलोड इट। आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, कुछ और क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, और एक बार देखना कि आप क्या ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, उनमें से क्या होने वाला है सही और क्या होने वाला है गलत। जैसे सेंटेंस होगा दे हैव सेल्डम, अंडरलाइन, यहाँ पे ऑप्शन आने वाला है, their time in gossip। अब आपके लिए जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है ये दे, या ऐसा करते हैं इस पूरे के पूरे को अंडरलाइन करते हैं, पूरा पूरा अंडरलाइन है। दे हैव सेल्डम वेस्ट, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन is have seldom wasted। second option seldom waste and will seldom waste।
एंड डी जो है वो है एन आई का मतलब है नो इम्प्रूवमेंट। या मैं इसको लिख ही देता हूँ कि नो इम्प्रूवमेंट है, इट इज नो इम्प्रूवमेंट। ऐसे सेंटेंस एग्जाम में देखे जाते हैं। अब आपको देखना है कि आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले हो। डेफिनेटली आपने ऑप्शन जो सिलेक्ट करना होगा वो कर ही लिया होगा, जस्ट बिकॉज आई एम राइटिंग, और आपको सिर्फ पढ़ना है। तो दे हैव सेल्डम वेस्ट, दे हैव सेल्डम वेस्ट कभी भी सही नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमें पता है कि हैव हेल्पिंग वर्ब है, और हैज़ हैव के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा एक परफेक्ट टेंस में होती है, और परफेक्ट टेंस की जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वी ऑलरेडी कवर्ड दिस पार्ट, ये ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। तो अगर ये समझ में नहीं आया कि हैव सेल्डम वेस्ट गलत क्यों है, तो जो पहले वाली क्लासेज हैं टेंस का बेसिक और सेकंड वाली क्लास, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से उसको जाके चेक कर लेना कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी मेन वर्ब किस किस टेंस में कैसे यूज़ की जाती है। ये गलत हुआ। अब ये लिखा है हैव सेल्डम वेस्टेड, तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से तो बिल्कुल सही है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन क्या ये सही है या नहीं, लेट्स फाइंड आउट। तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया है। अब ऑप्शन बचा है दे सेल्डम वेस्ट। अगर इसे देखोगे तो ये लिखा है प्रेजेंट का परफेक्ट, ये लिखा हुआ है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, एंड दे विल, डब्ल्यू तो मिस हो गया, सो दे विल सेल्डम वेस्ट, ये विल है। तो विल डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट, दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आप क्या लिखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट लिखोगे या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखोगे या फ्यूचर इंडेफिनिट लिखोगे? अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है और वो वर्ड है सेल्डम। सेल्डम का मीनिंग क्या होता है? सेल्डम का मीनिंग होता है बहुत कम, ना के बराबर। ये किसी चीज़ के रिपीट होने को रेफर करता है। सेल्डम का मतलब ना के बराबर और बहुत ही कम। जैसे अगर कोई आपसे कहे आई गो देयर एवरी डे, तो इसका मतलब वो ज़्यादातर वहाँ पे जाता है, हर दिन वहाँ पे जाता है। लेकिन कोई आपसे ये कहे कि आई सेल्डम गो देयर, तो सेल्डम अपने आप एक नेगेटिव वर्ड है, वो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, और वो कहता है कि मैं ना के बराबर वहाँ पे जाता हूँ, मतलब मैं शायद ही वहाँ पे जाता हूँ या फिर मैं बहुत कम वहाँ पे जाता हूँ। तो ये जो सेल्डम वर्ड है, ये सेल्डम वर्ड एक्चुअल में इस कैटेगरी में आता है। ऐसा वर्ड जो फ्रीक्वेंसी को, हैबिट को या रेगुलर एक्शन को शो करता है, उनको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, ये डिटेल में हम एडवर्ब में देखने वाले हैं, लेकिन ऐसे जितने भी वर्ड होते हैं जो किसी एक्शन के रिपीट होने को शो करते हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहे जाते हैं। स्टार मतलब ये नोट है, इंपॉर्टेंट है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में कैसे होंगे वर्ड, जैसे सेल्डम, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, ऑफन, यूजुअली, और बहुत सारे वर्ड हैं। सेल्डम, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, ऑफन, यूजुअली, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, एनुअली, रेगुलरली। तो ऐसे जितने भी वर्ड हैं जो किसी भी एक्शन के रिपीट होने को रेफर करते हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही शो की जाती है, क्योंकि ये कहता है कहीं ना कहीं एक्शन होता रहता है। अब वो होता रहता है मतलब या तो हफ्ते में एक बार होता है, महीने में एक बार होता है, दिन में एक बार होता है, साल में एक बार होता है, लेकिन वो एक हैबिट हो गई है या फिर वो रेपिटेटिव एक्शन है जो रिपीट होता रहता है। तो सेल्डम, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, ऑफन, यूजुअली, जनरली, रेगुलरली, सारे के सारे वर्ड एक्शन के रिपीट होने को रेफर करते हैं। तो ये जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन सम टाइम यू विल हैव नोट्स एज वेल, कुछ क्लासेस लगेंगे अभी, एंड वंस वी लॉन्च आवर एप्लीकेशन तो वहाँ पे आपको ये सारा का सारा डेटा मिल जाएगा, तो आपको अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। नेक्स्ट, तो ये वर्ड लिखा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही यूज़ की जाती है। अब इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहो या सिंपल प्रेजेंट कहो, दोनों का मतलब एक ही है।
सो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो आंसर होगा ये, दे हैव, नहीं, दे सेल्डम, ये गलत हो गया है, ये गलत हो गया है। सो दे सेल्डम वेस्ट देयर टाइम इन गॉसिप। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस है जो बनाए जा सकते हैं। और सेंटेंसेस लिखें, देखो फिर। जैसे सेकंड नंबर सेंटेंस, यूजुअली he underline to temple in the morning. Usually he fill in the blanks to temple in the morning. ऑप्शन जो आपके पास हैं वो ये हैं, यूजुअली ही इज गोइंग, यूजुअली ही इज गोइंग, यूजुअली ही was going, usually he goes, and usually he went. These are the 4 options. ये 4 ऑप्शन हैं और देखो कि कौन सा सेलेक्ट करोगे। यूजुअली, यूजुअली मतलब आमतौर पर, नॉर्मली, और नॉर्मली है तो ये वर्ड भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और अगर ये वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि एक्शन रिपीट होने को रेफर करता है, नॉर्मली, जनरली। तो इस वर्ड के साथ भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज़ करना पड़ेगा, विच मीन्स इज गोइंग नहीं होगा, वॉज गोइंग नहीं होगा, वेंट भी नहीं होने वाला है। द आंसर इज गोस। सो यूजुअली ही गोज टू टेम्पल इन द मॉर्निंग। सही चल रहा है, समझ में आ रहा है? ऐसे दुनिया भर के सेंटेंसेस है जो लिखे जा सकते हैं, दुनिया भर के सेंटेंसेस हैं, हर एक उन वर्ड के साथ ऐड करके जहाँ पे हम कहते हैं यूजुअली, समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज, मोस्टली। और देखो जैसे एक और सेंटेंस है, माई फादर फिलर एवरी डे। माई फादर फिलर, फिल इन द ब्लैंक्स, और आपके पास जो ऑप्शन है वो हैं टेक अ बाथ, took a bath, is taking a bath, या फिर takes। वर्ड दोबारा से देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी डे। एवरी डे मतलब हर दिन। दोबारा से एक्शन के रिपीट होने को शो किया गया है, एक्शन के रिपीट होने को शो किया गया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होना चाहिए। टुक अ बाथ नहीं होगा, क्योंकि टुक अ बाथ पास्ट हो जाएगा, मतलब ऐसा होता था अब नहीं होता, तो ये सेंस के हिसाब से गलत हो जाएगा। इज टेकिंग अ बाथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में शो नहीं किया जा सकता, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का मतलब है ऐसे एक्शन जो टेम्पररी हैं, जो ऑनगोइंग है, जो भी फिलहाल के लिए चल रहे हैं लेकिन कुछ टाइम में खत्म हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। तो जब भी आपको एक्शंस के ऑनगोइंग होने पे रेफर करना होता है तभी कॉन्टिन्यूस टेंस लिखा जाता है। हालांकि नेक्स्ट क्लास में देखने वाले कि कॉन्टिन्यूस का भी यूज किया जाता है। आज के लिए हमारा फोकस सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट पे है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। टेक्स लिखा है
टेक्स अ बाथ तो मिस हो गया है, अ बाथ और लिखो यहाँ पे, टेक्स अ बाथ। सो जैसा कि हमने समझा कि जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर पर्सन है, और अगर ये सिंगुलर पर्सन है तो इसके साथ जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर ही आनी चाहिए। मतलब ये अकेला है, एक ही पर्सन, हम एक की बात करें, एक से ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसके साथ वर्ब्स की जो फॉर्म आएगी वो SEIS वाली फॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि टेक हम सिर्फ तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास पर्सन एक से ज़्यादा होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज टेक्स अ बाथ एवरी डे। सो ऐसे दुनिया भर के सेंटेंसेस हैं जो बनाए जा सकते हैं, जो फॉर्म किए जा सकते हैं इन सारे वर्ड्स के साथ, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप इन वर्ड्स को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज़ करो। तो फ्रीक्वेंसी, रेगुलर एक्शन, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, समथिंग दैट इज़ ट्रू इन प्रेजेंट, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, आई टीच हियर। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती हैं, लेकिन आपको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि ये जो रेगुलर एक्शन होते हैं, फ्रीक्वेंसी और हैबिट होती हैं, ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज़ की जाती हैं जनरली। मतलब इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज़ करोगे, इनका टेंस चेंज नहीं होता है, तो आपको जो ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। लेकिन अगर हम बात करें फैक्ट्स की, तो फैक्ट्स कैन चेंज। जो फैक्ट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। तो आप इसको ज़रूरी नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखोगे, इसको पास्ट इंडेफिनिट में भी लिखा जा सकता है। तो फैक्ट्स बदले जा सकते हैं, प्रोवर्ब्स नहीं बदले जाएंगे, ये बदल जाएंगे, सिर्फ फैक्ट्स चेंज होंगे। समथिंग दैट इज ट्रू इन प्रेजेंट, कोई ऐसी चीज़ जो प्रेजेंट में ट्रू है वो प्रेजेंट में लिखी जाएगी, जो पास्ट में ट्रू थी वो पास्ट में लिखी जाएगी। तो इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा दूसरे टेंसेस में लिखा जा सकता है। एंड फिक्स्ड एक्शंस ऑफ फ्यूचर, जैसे कि हमने कहा, अगर वो एक्शन परमानेंट है, आप ये शो करना चाह रहे हो कि वो फिक्स ही है, ऐसा होने ही वाला है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करो। और अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि नहीं हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो डेफिनेटली ना हो, तो आप फ्यूचर यूज़ कर सकते हो। तो और ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हम लिख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए आज की क्लास को मैं लेंदी नहीं लेके जाने वाला हूँ, प्रैक्टिस सेशन होने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ उन क्वेश्चंस को पढ़ो एज इट इज़, एग्जाम में आए हुए हैं और किस किस एग्जाम में आए हुए सामने लिखा हुआ है उसके। उन क्वेश्चंस को पढ़ो और देखो कि उनमें से किसी पार्ट में गलती है या नहीं है। अगर गलती है तो फिर वो किस पार्ट में है, और जहाँ नो इम्प्रूवमेंट या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है उसको अकॉर्डिंगली ही सिलेक्ट करना है। सो वी स्टार्टिंग विद दिस वन। सी, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती हैं, मैंने वो सारे एग्जांपल्स नहीं लिखे हैं जो आपको पहले से पता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन रोज इन द ईस्ट नहीं होने वाला है, बट ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो यूजुअली आपने पहले पढ़ी होती हैं। लेकिन अगर वो डिटेल में आपको और अच्छे से पढ़ना है तो लाइक आई सेड, वंस वी लॉन्च आवर एप्लीकेशन वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड एवरी कंटेंट ओवर देयर। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स। आपको क्या करना है, आपको इतना करना है कि इन सेंटेंसेस को पढ़ो और देखो कि इसमें कोई गलती है या नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस है, आई ब्रश्ड माई टीथ एवरी डे एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। अब अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ो और आप यहाँ पे टाइम रिलेटेड वर्ड ढूंढो तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई ब्रश्ड माई टीथ। ब्रश्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब हुआ पास्ट का इंडेफिनिट। लेकिन यहाँ पे देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, एवरीडे। एवरीडे मतलब हर रोज, हर दिन। हर दिन जिसका सीधा सीधा मतलब हुआ ऐसा एक्शन है जो फ्रीक्वेंसी को, हैबिट को रेफर करता है, और ऐसे एक्शन जो पास्ट में नहीं प्रेजेंट में होते हैं। और ये आज भी होता है, ऐसा नहीं कि होता था उसने ब्रश करना बंद कर दिया है। और यहाँ पे आई लिखा है, आई का मतलब स्पीकर फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, तो मैं आज भी ये करता हूँ, मैंने बंद नहीं किया है। हर किसी पर अप्लाई होता है वैसे ये। अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ रहे हो तो आप भी आई हो गए हो, तो आप क्या कहना चाहोगे, ब्रश्ड मतलब बंद करना छोड़ दिया है? नहीं। सो आई ब्रश माई टीथ एवरी डे एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, ऐसा नहीं होगा कि आप इसको पास्ट में लिख पाओगे। आपको एवरीडे को देखते हुए हर रोज़ सुबह 7 बजे मैं ब्रश करता हूँ। हर रोज़ होता है काम, हर रोज़ होता था नहीं, हर रोज़ होता है, आज भी होता है, एंड ये होता रहता है हर दिन। विच मीन्स आप इसको ब्रश्ड नहीं लिखोगे,
इसको पास्ट की जगह प्रेजेंट लिखोगे और प्रेजेंट लिखोगे तो लिखोगे ब्रश। इतने सिंपल सेंटेंस हैं और ये एग्जाम में आते हैं। कौन से एग्जाम में आए हुए हैं? CGL में आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि MTS में है या CHSL में है, CGL का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, एवरी डे वी यूजली हैड लंच एट 1:30 PM। दोबारा से देखो क्या लिखा है, एवरी डे मतलब हर दिन। दोबारा से यहाँ भी एवरी डे लिखा है, यहाँ भी लिखा है और यूजुअली भी लिखा हुआ है आमतौर पर। तो एवरी डे वी यूजुअली हैड लंच एट 1:30 PM, सही है ये? एवरी डे वी यूजुअली हैड, कौन से पार्ट में एरर है? अगर है तो, नहीं है तो फिर नो एरर सेलेक्ट करोगे। अब तक आपको आंसर पता लग ही गया होगा कि एवरी डे है तो ये भी हर दिन की बात है, हर रोज़ की बात है। हैड तो लिखोगे नहीं। वो कह रहे हैं कि हर दिन हम 1:30 बजे लंच करते हैं। हर दिन करते हैं मतलब आज भी होता है, आज भी होता है। तो फिर यहाँ पे हैड की जगह लिखोगे हैव। सो यहाँ लिखोगे हैव। सो एवरी डे वी हैव लंच एट 1:30 PM and the sentence is correct now. Next, the managing director is meeting the customers on the 15th of every month. दोबारा से 15th of every month. This is CPO. So दोबारा से the managing director is meeting the customer on the 15th of every month. हर महीने होता है तो is meeting नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखने वाले हो meets. Next, several ministers have been expected. ये स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो इसको वहाँ से देख लेना कि इसको कैसे समझाया था। हैव बीन एक्सपेक्टेड, हैव बीन एक्सपेक्टिंग नहीं होगा, द आंसर इज आर एक्सपेक्टेड। आर एक्सपेक्टेड है, फ्यूचर का एक्शन है ये जो फिक्स है, और ये फ्यूचर का एक्शन जो फिक्स है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है। तो सेवरल मिनिस्टर्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मिलेंगे लोगों से, कब? टुमारो। नेक्स्ट, आई यूजुअली डिड नॉट टेक शुगर इन माई टी। आई यूजुअली आमतौर पर, जनरली मतलब होता रहता है ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार हुआ। तो आई यूजुअली डिड नॉट टेक नहीं होगा, आई यूजुअली प्रेजेंट में लिखोगे, ये गलत होने वाला है। डू नॉट के साथ हमने पहले ही पढ़ा है कि डू, डज और डिड के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। इन चीज़ों को आप चाहो तो साथ के साथ लिख भी लेना कि यूज V1 with do, does and did। जब भी do, does, did लिखे होंगे, इररिस्पेक्टिव की सब्जेक्ट कौन है, आई है या ही है या शी है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी पड़ेगी। सो टेक्स तो आएगा ही नहीं, हैव नॉट टेकन नहीं होगा क्योंकि हैव नॉट टेकन प्रेजेंट का परफेक्ट है और परफेक्ट कंप्लीटेड एक्शंस को रेफर करता है, एक्शंस के पूरे होने को, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी फोकस नहीं है। द आंसर इज आई यूजुअली डू नॉट टेक शुगर इन माई टी, कि आमतौर पर मैं चाय में शुगर नहीं लेता हूँ, शुगर फ्री। मैं तो बहुत शुगर लेता हूँ, चाय नहीं लेता हूँ वो बात अलग है, लेकिन आई लव शुगर। हम लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है। हम लोगों को मतलब जनरली, नाम तो सुना ही आप लोगों ने, रवि डागर जाट हूँ, और जनरली जाटों को मीठा खाने में ज़्यादा पसंद होता है। हम जनरली मीठे से शुरुआत करते हैं, और जाट हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ध्यान रखना। एंड इट्स बीन 8 years, 8 साल हो गए हैं। उससे पहले भी MNCs MNCs में काम किया, गुड़गांव, अप्रॉक्सीमेटली 4 साल। तो एक जाट से इंग्लिश पढ़ रहे हो। नेक्स्ट पे आते हैं। Jane had told me that she hasn't done her homework. Jane had told me that she hasn't done her homework. क्या सिलेक्ट करोगे यहाँ पे? Had told me, hasn't done। Hasn't done का मतलब नहीं किया है, नहीं किया मतलब प्रेजेंट है,
कि अब तक उसने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, अब तक ये काम कंप्लीट हुआ ही नहीं है। अब तक ही नहीं हुआ तो इसका मतलब ये पास्ट में तो हो ही नहीं सकता। अगर अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये बताया भी प्रेजेंट में होगा, और अगर ये प्रेजेंट में ही बताया है तो फिर आप यहाँ पे लिखोगे कि हैड टोल्ड तो होगा नहीं। और अगर आप टाइम के हिसाब से देखो, टाइम के हिसाब से अगर आप देखो तो एक ऑप्शन लिखा हुआ है टोल्ड, मतलब उसने बताया। क्या बताया? शी हैजंट डन हर होमवर्क। अब ये टेंस की कॉन्सेप्ट पता है, देखो क्या होता है, कुछ लोगों को बोलने में ये स्ट्रक्चर सही लगेगा, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि टोल्ड में क्या गलती है, जेन टोल्ड मी, जेन ने मुझे बताया कि उसने अपना होमवर्क नहीं किया है। लेकिन इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में गलती ये है कि यहाँ जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रेजेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब सेंटेंस प्रेजेंट में ही है कि होमवर्क अब तक नहीं किया है। होमवर्क अब तक नहीं किया है तो आप इसको पास्ट में रिलेट नहीं कर पाओगे। रीजन बीइंग, जब हम दो ऐसे सेंटेंसेस को जहां दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं या दोनों की वर्ब अलग अलग हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, उन सेंटेंसेस में जो टाइम है वो मैच होना चाहिए। ये प्रेजेंट की बात है तो आप इसको पास्ट के साथ रिलेट नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पे हैड नॉट होता तो चीजें बिल्कुल सही होती, तब तो यहाँ पे पास्ट पे लिखा जाना अप्रोप्रिएट होता। लेकिन ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। और अगर ये पास्ट की बात नहीं कर रहा है तो जिस वजह से हैड टोल्ड गलत है उसी वजह से टोल्ड गलत है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो हम पास्ट में सीखने वाले हैं कि अगर हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं पास्ट से, या सेंटेंस का जो मेन क्लॉज होता है वो पास्ट में होता है, तो उसके बाद पास्ट ही लिखा जाता है क्योंकि हम पास्ट के एक्शंस को रेफर कर रहे होते हैं। लेकिन अभी हम फिलहाल पास्ट की नहीं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो वॉज टेलिंग मी नो इम्प्रूवमेंट, क्या लिखोगे? वॉज टेलिंग तो होगा नहीं क्योंकि वॉज टेलिंग का मतलब ऐसा एक्शन जो ऑनगोइंग था, नहीं। सो द आंसर इज जेन टेल्स मी दैट शी हैजंट डन हर होमवर्क। उसने बताया है कि होमवर्क अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दोनों ही प्रेजेंट में रहने वाले हैं। दिस सर्वे इज कंसर्निंग योर हेल्थ एज वेल एज दैट ऑफ योर फैमिली। दिस सर्वे, ये जो सर्वे है इसका कंसर्न क्या है? आपकी हेल्थ और साथ के साथ आपकी फैमिली की भी हेल्थ। कोई भी सर्वे होता है, जैसे लोग सर्वे करने आते हैं, और अभी तो लाइक एवरीबडी नोज कि क्या टाइम चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो हर किसी को बताया जाता है बी केयरफुल, इम्यूनिटी बूस्टर लेते रहो, ताकि अगर कुछ हो भी जाता है, अगर आप बीमार हो भी जाते हो, यू कैन गेट वेल। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि पता ही नहीं लगता है कि किसी को है या फिर किसी को नहीं है। सो कीप कंज्यूमिंग दी बूस्टर्स सो दैट अगर आप कहीं भी बीमार होते भी हो तो यू कैन रिकवर इजीली। सो दिस सर्वे, कोई भी सर्वे वो कंसर्न करता है आपकी हेल्थ और आपकी फैमिली की हेल्थ को लेके। तो इज कंसर्निंग नहीं होगा क्योंकि वो सर्वे का कंसर्न क्या है इस बात को बता रहे हैं, एक्शन के ऑनगोइंग होने पे बात नहीं कर रहे हैं। और कंसर्निंग वैसे भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आता है, सिर्फ ऐसे एक्शन आईएनजी फॉर्म में जाते हैं जो शुरू और खत्म होते हैं। सो दिस सर्वे इज कंसर्निंग नहीं होगा, दिस सर्वे कंसर्न्स, इज कंसर्न्ड, कंसर्न्स टू, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। क्या सिलेक्ट करोगे? नो इम्प्रूवमेंट तो होने नहीं वाला है डेफिनेटली। दिस सर्वे कंसर्न्स विद, इज कंसर्न्ड विद, या कंसर्न्स टू। Which option are you going to select? Select किया ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? इज कंसर्निंग, लाइक आई सेड, होगा नहीं क्योंकि इज कंसर्निंग ऑनगोइंग एक्शंस को रेफर करता है और ये एक्शन ऑनगोइंग नहीं है कि सर्वे का कंसर्न क्या है एक्चुअल में, सिर्फ वही डिस्कस हो रहा है। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है, दिस सर्वे, सर्वे की बात कर रहे हैं, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी दिस सर्वे इज कंसर्न्ड विद योर हेल्थ एज वेल एज दैट ऑफ योर फैमिली। दिस सर्वे इज कंसर्न्ड, दिस सर्वे इज कंसर्न्ड जो लिखा गया है वो स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में है। ये स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में ही होना चाहिए। हम जनरली स्ट्रक्चर को पैसिव वॉइस में तब लिखते हैं जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर नहीं होता है, मतलब जब सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है या फिर हम किसी की स्टेट को रेफर करते हैं, तभी हम पैसिव वॉइस लिखते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा। अब पैसिव वॉइस क्या है वो हम डिटेल में कवर करने वाले पैसिव वॉइस में, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझो कि जब भी हमारा सब्जेक्ट किसी एक्शन का डूअर नहीं होता है, जब भी हमारा सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है, वो रिसीवर होता है एक्शन का, तो हम पैसिव वॉइस लिखते हैं। या फिर हम किसी स्टेट को या कंडीशन को डिफाइन करते हैं, तब भी स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में लिखा जा सकता है। सो दिस सर्वे इज कंसर्न्ड विद, कि सर्वे का कंसर्न क्या है,
सर्वे इज कंसर्न विद योर हेल्थ एज वेल एज दैट ऑफ योर फैमिली. नेक्स्ट, एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेस टू लिव. ये स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी कवर किया है लास्ट क्लास में. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस स्ट्रक्चर. तो आगे बढ़ते हैं. एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेस टू लिव लॉन्ग. प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, देखो लिखा हुआ है विशेस टू लिव लॉन्ग. प्रेजेंट है, प्रेजेंट की बात कर रहा है. बट नोबडी वांटेड टू ग्रो ओल्ड. कोई नहीं चाहता था कि वो बूढ़े हों, कोई नहीं चाहता है. तो यहाँ पे लिखोगे नोबडी वांट्स टू ग्रो ओल्ड. नेक्स्ट, हिज पेरेंट्स यूजुअली स्पेंट देयर समर इन ऊटी. यूजुअली स्पेंड करते हैं. यूजुअली स्पेंड करते थे, पास्ट की बात नहीं है, ये प्रेजेंट की बात है. तो लिखोगे यूजुअली स्पेंड देयर समर इन ऊटी बट दिस ईयर दे आर स्पेंडिंग इट इन दार्जिलिंग. इस साल दार्जिलिंग जा रहे हैं वो. जनरली यूजुअली समर में ऊटी जाते हैं, लेकिन अब की बार वो दार्जिलिंग जा रहे हैं. नेक्स्ट, द पुलिस टैक्टफुली हैंडल्ड द फार्मर्स एजिटेशन फॉर हायर प्राइजेस. देखो ये सेंटेंस थोड़ा सा और लेंदी हो गया है. देखो, आई गेस यू कैन सी इट क्लियरली नाउ. ये देखो कि हिज पेरेंट्स, नहीं दैट वो हो गया है इराद. द पुलिस टैक्टफुली हैंडल्ड द फार्मर्स एजिटेशन फॉर हायर प्राइजेस which is created law and order problem in the district every year. एवरी ईयर दोबारा से फ्रीक्वेंसी है, किसी एक्शन के होने या ना होने को रेफर किया गया है कि हर साल क्या होता है. एवरी ईयर होता है ऐसा. पुलिस ने टैक्टफुली हैंडल किया फार्मर की एजिटेशन को. पुलिस ने टैक्टफुली मतलब तरीके से हैंडल किया किस चीज़ को? फार्मर्स की एजिटेशन को. एजिटेशन का मतलब होता है बहुत बार कि कीमतें नहीं मिलती हैं लोगों को सही. अपना मंडी में बेचने के लिए जाते हैं प्रोडक्ट को, लेकिन उनको कीमतें सही नहीं मिलती हैं, तो उसी वजह से एजिटेट होते हैं, वो गुस्सा होते हैं. एंड दैट कॉजेज एजिटेशन, जिसको क्या विद्रोह कहा जा सकता है, कहीं ना कहीं एक तरीके से अग्रेशन कहा जा सकता है. फॉर हायर प्राइजेस विच इज़ क्रिएटेड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन द डिस्ट्रिक्ट एवरी ईयर. अब विच इज़ क्रिएटेड नहीं होगा, ये जो लिखा गया है, ये जो एजिटेशन है, ये एजिटेशन हर साल क्या करती है? हर साल प्रॉब्लम क्रिएट करती है लॉ एंड ऑर्डर की. तो इस क्रिएटेड की जगह यहाँ पे लिखोगे, इस विच का मतलब है एजिटेशन, और विच इज क्रिएटेड की जगह लिखोगे एजिटेशन इज क्रिएटेड प्रॉब्लम लिखोगे, या एजिटेशन क्रिएट्स प्रॉब्लम लिखोगे. ये सोच के देखो, विच एक प्रोनाउन है जिसका मतलब एजिटेशन है, तो एजिटेशन इज क्रिएटेड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम या एजिटेशन क्रिएट्स लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम. सो यहाँ पे इज क्रिएटेड की जगह लिखोगे क्रिएट्स, और सेंटेंस ऐसे होगा सही. ऐसे और बहुत सारे सेंटेंसेस हैं. नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंटिन्यू ही करने वाले हैं. अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट नहीं हुआ है. आज हमने जो कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं कि किस किस सिचुएशन में लिखा जाता है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही लेके होने वाली है. कुछ और एग्जांपल्स लिखे जाएंगे और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंप्लीट करेंगे कि और कितनी ऐसी सिचुएशन हमारे साथ आ सकती हैं जहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया जाता है. बिफोर आई लेट यू गो, I would like to say, do subscribe like I do every day. Do subscribe to our channel, like, share, and let everybody know कि एग्ज़ाम ऐलान is your own channel, and आप यहाँ पे हर सब्जेक्ट के लिए बेस्ट फैकल्टी ही पाने वाले हो. हर किसी को कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस तो है. जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो I have been, it's been 8 years, almost 8 years. बाकी और कुलदीप सर हैं, उनको 10 साल हो गए हैं. प्रशांत सर हैं, उनको अप्रॉक्सीमेटली 12 साल होने वाले हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हुए ऑफलाइन. और विवेक सर को भी 8 साल का एक्सपीरियंस है. सो हम पर्टिकुलरली जो एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें उन्हीं को बात करने वाले. इसके अलावा इसके एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ हम यहाँ पे कवर नहीं करवाएंगे. ऐसा नहीं है कि टाइम पास हो रहा है या फिर अननेसेसरी चीज़ें यहाँ पे डिलीवर की जा रही हैं. सो make sure you stay in touch with us and we will meet again. Thank you.